आज़ादी के बाद हमारे देश में जो बढ़ती हुई आबादी को भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था के लिए जो हरित क्रांति 1960 के दशक में हरित क्रांति का कार्यक्रम चलाया गया। हरित क्रांति कार्यक्रमों में मुख्य रूप से खेती में मैकेनाइजेशन था, उन्नतशील प्रजातियों का विकास था, सिंचाई साधनों का विस्तार था और सुधरी हुई शस्य विधियाँ थीं। साथ ही साथ फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग था और फसलों में लगने वाले नाना प्रकार के कीट एवं बीमारियों के लिए फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग था। प्रमुखतः ये 5 प्रकार के कार्यक्रम हरित क्रांति में सम्मिलित किए गए। इन सारे कार्यक्रमों का नतीजा ये हुआ कि जहां हमारा 1950 के दशक में कुल खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन हुआ करता था, वो आज बढ़ कर के 225 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है। कोई संदेह नहीं कि इन सारे कार्यक्रमों का मिला जुला स्वरूप जो ये रहा कि आज हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं और देश के लोगों को प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न, सब्जी, फल उपलब्ध हो पा रहे हैं। किंतु आज 2017 चल रहा है, हमको एक बार समीक्षा करनी पड़ेगी हमारे कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे थे, कौन कौन से कार्यक्रम में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। मैं बता दूं आपको कि ये जो 50 मिलियन टन से 225 मिलियन टन का सफ़र है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मैकेनाइजेशन का है। 1950 में हमारे पास 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन तब भी थी और आज भी 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है। तब हम केवल 6.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में खेती कर पाते थे, क्योंकि बैलों से खेती होती थी। सारी की सारी ज़मीनें जोत पाना और बुआई कर पाना संभव नहीं हुआ करता था। किंतु मैकेनाइजेशन में ट्रैक्टर के आ जाने से आज हम 14.5 करोड़ हेक्टेयर जो हमारी कुल ज़मीन है, उसमें से 19 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में हम खेती करते हैं। देखा जाए तो 6.5 करोड़ हेक्टेयर में खेती करके हम 50 मिलियन टन पैदा करते थे। आज हम 19 करोड़ हेक्टेयर में खेती करते हैं, इसलिए हमारे पास 225 मिलियन टन है। यानी कि 150 मिलियन टन तो हमारा मैकेनाइजेशन की बदौलत हुआ। उसके बाद सिंचाई साधनों का विस्तार हुआ। सिंचाई साधनों के विस्तार में हमने जो नहर से पानी देने की बात थी, वो तो चलो ठीक था कि नदियों में डैम बना करके हम पानी दे लेते थे, लेकिन करीब करीब 70% हमने सिंचाई साधनों का विस्तार डीप बोरिंग करके किया है। यानी कि भूमि के नीचे जो पानी की 3 सतहें थी, पहली सतह जो 40-50 फुट पर हुआ करती थी, दूसरी सतह का पानी जो 80-90 फुट पर था। तो हरित क्रांति के मात्र 25-30 साल बीते थे कि मैं ज़मीन के नीचे जो मेरा पहली सतह का भूगर्भ जल था, वो 25-30 साल में मैंने ख़त्म कर दिया। आज हम ज़मीन के नीचे जो भूगर्भ जल की दूसरी सतह है 90 और 150 फुट वाली, उसमें पहुंच गए हैं। तो ये जो सिंचाई साधनों का विस्तार था, इसने हमको बहुत मुश्किल में भी खड़ा किया, क्योंकि आज देश में 65% एरिया हमारा गर्मियों के सीज़न में ड्रिंकिंग वाटर से जो है गुजरता है। रसायनों ने योगदान कम किया है फसल उत्पादन में, लेकिन उन्होंने जो छीना है वो बहुत ज़बरदस्त हमसे जो है छीना है। वो ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं कि आज की तारीख में 27 मिलियन टन, देखिए 1950 में मेरा कुल खाद्यान्न उत्पादन केवल 50 मिलियन टन था, किंतु आज 2017 में मैं 27 मिलियन टन रासायनिक उर्वरक प्रयोग करता हूं और तकरीबन 34,000 करोड़ रुपए मूल्य के फसल सुरक्षा रसायन प्रयोग करता हूं। तो ये जो रसायन थे, रासायनिक उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायन, इनके लगातार प्रयोग के बाद हमारे देश की जो प्रकृति की जो समृद्धि थी, जो जैव विविधता थी, आज भारी संकट में है। और आप देख सकते हैं, गिद्ध, कौआ, तोता, यहीं पक्षियों की बात करें तो पक्षी लगभग 70% ख़त्म हो गए। आज किसी भी तालाब में मछली और मेंढक नहीं मिलता है। जलचर ख़त्म हो गए, थल में रहने वाले थलचर ख़त्म हो गए। जो मनुष्य भोजन करता है रोटी और फल और दूध के माध्यम से, आज दूध में जहर है, रोटी में जहर है, दालों में जहर है, सब्जियों में जहर है, फलों में जहर है। यानी कि हम
स्लो पॉइजन खाने के लिए मजबूर हो गए। और देखा जाए तो करीब करीब हमारे देश की जो 35% आबादी है वो रेगुलर डॉक्टर की शरण में है, यानी को अस्पताल में या तो भर्ती हैं या डॉक्टर से रेगुलर जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आज जो जैविक खेती की बात चल रही है, तो जैविक खेती को समझने के लिए या जैविक खेती की ज़रूरत क्या है, इस पर मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूँगा कि जैविक खेती प्रकृति की समृद्धि को सजाए बिना जैविक खेती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आजकल लोग कह देते हैं वर्मी कंपोस्ट यूज करिए जैविक खेती हो गई, या रसायन यूज ना करिए जैविक खेती हो गई। ये जैविक खेती नहीं है। जैविक खेती का मतलब ये है कि हमारी जो कृषि योग 14.5 करोड़ हेक्टेयर जो कृषि योग जमीन है देश में, उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा कैसे बढ़े। आपको याद दिला दूं, 1950 के दशक में हमारे देश की भूमियों में औसत जीवांश कार्बन 0.52% हुआ करता था, और आज सारी टेक्नोलॉजी है, लगभग बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़ाई लिखाई का नतीजा ये हुआ कि हमारी ज़मीन में जो जीवांश कार्बन था वो घट करके 0.34% रह गया। नंबर 1 इशू। दूसरा, पहली सतह का पानी हम आज के 15 साल पहले ख़त्म कर डाले। आज मैं ज़मीन के नीचे जो दूसरी सतह का पानी है वहाँ पर पहुँच गया हूँ, यानी कि पानी मेरा जो है जल का संकट बिल्कुल आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरी चीज़, जो फॉरेस्ट एरिया था मेरे देश में 1950 के दशक में करीब 26% हमारा वन क्षेत्र था, जो आज घट करके केवल 6.5% रह गया है। थल के थलचर, नभ के नभचर, जल के जलचर सब विलुप्त हो गए, और मनुष्य के पास भोजन खूब है लेकिन उसके चेहरे में मुस्कान नहीं है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, हर आदमी बीमार सा दिखाई देता है। तो जैविक खेती करने के लिए मैं किसान भाइयों को 2-3 बातें बता रहा हूँ कि उनके पशुओं का मलमूत्र जितना भी होता है, पहले आज के 40 साल पहले सारे के सारे किसान भाई हमारे उस मलमूत्र को और फसलों के अवशेष को एक गड्ढे में सड़ा करके खेतों में प्रयोग करते थे। आज लगभग 90-95% किसान हमारे इस मलमूत्र को और फसलों के अवशेष को खुले मैदान में फेंकते हैं, यानी ज़मीन में जो जैव कार्बन है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। केवल 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP लेकर के खेती करने का कार्यक्रम चल रहा है। तो भूमि में हमें ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना है, नंबर 1, और ये बिल्कुल सरल है, कहीं जाना नहीं है ना कहीं खरीदना है। आपके पास आपके खेत से जो भी फसल अवशेष मिलता है उसको इकट्ठा करना है, पशुओं का गोबर इकट्ठा करना है और उसको किसी गड्ढे में डाल करके सड़ा करके खेतों को लौटाना है। दूसरी चीज़, पिछले 40-50 सालों में जो मैंने कीटनाशक और फफूंदनाशक डाले, उनको डालने से हमारे ज़मीन में जो लाभदायक जीवाणु हुआ करते थे वो सारे नष्ट हो गए। इसकी एक वानगी ऐसे हमारे किसान भाई समझ सकते हैं कि पहले लोटा लेकर के सारे लोग खेत में शौच क्रिया के लिए जाते थे, और जो मल विसर्जन करके आते थे वो 24 घंटे में या 48 घंटे में वो मल मिट्टी बन जाता था। आज आप खेतों में जाएंगे तो वो मिट्टी नहीं बनता, वो ऐसे ही यूं ही पड़ा रहता है और फिर सूख जाता है। ये इंडिकेशन है कि हमारे जो ज़मीन में जो लाभदायक मिलियंस टाइप के बैक्टीरिया हुआ करते थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। आज चैलेंज ये है कि अगर आप गोबर का खाद या पशुओं का मलमूत्र खेत में डाल भी देंगे तो उनका खेत में डिकम्पोजिशन प्रॉपर नहीं होगा, और डिकम्पोजिशन जब तक नहीं होगा वो चीज़ ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होगी, और फसलें हमारी ह्यूमस के रूप में जो है पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। तो ये बैक्टीरिया कैसे डेवलप हो? आज हमारी ज़मीनों में बैक्टीरिया नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट सरकारी जो कृषि विभाग है वो नाना प्रकार के बायो फर्टिलाइज़र के नाम पर किसानों को ट्राइकोडर्मा, PSB, एजेटोबैक्टर देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि 1, 2, 4, 5, 10 प्रकार के बैक्टीरिया इस ज़मीन का भला नहीं कर पाएंगे। हमारे वेदों में वर्णन है कि 84 लाख योनियों का, 84 लाख योनियों में अभी तक मनुष्य ने केवल जो है 1,35,000 योनियों को जो है आइडेंटिफाइड कर पाया था, और इसी 50 साल विज्ञान के युग में उसमें से हमने 50% जीवों को नष्ट कर डाला। आज बहुत सारे जीव हमारे बीच में नहीं रहे। तो हमको प्रकृति की व्यवस्था को पुनः एक अनेक से सजाना है, संवारना है। मैं वर्तमान में इस धरती का अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ,
मेरे आगे आने वाली संतानें भी इसी धरती पर उनको रहना है, बच्चे होंगे, बच्चों के भी बच्चे होंगे, यानी कि ये पृथ्वी में ये मनुष्य का जीवन, मनुष्य की मानव सभ्यता को अगर जिंदा रखना है तो हमें पुनः जैविक खेती की ओर लौटना पड़ेगा और जैविक खेती को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। हमारे देश में ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विश्व की केवल 2.5% ज़मीन हमारे देश के पास है। वर्ल्ड की टोटल जो ज़मीन है वो मेरे पास केवल 2.4% और विश्व की जो आबादी है वो 17% है। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेज हैं, हमको बहुत ज़्यादा सामग्री चाहिए जीवन यापन के लिए, लेकिन ज़मीन का एरिया बहुत सीमित है। तो ये जब हम ये सारे हमको अगर आने वाली संतानों के लिए भरपेट भोजन भी चाहिए और अच्छा भोजन चाहिए, वो बीमार भी ना हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसके लिए हमें एक चीज़ पर बिल्कुल पूर्ण निष्ठा के साथ समझदारी अपनानी होगी कि प्रकृति की व्यवस्था को संपन्न बनाए बिना जैविक खेती का सपना साकार नहीं हो सकता। इसलिए किसान भाइयों को अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। इसके लिए पशुओं का मलमूत्र, फसलों के अवशेष को सड़ाकर खेतों में प्रयोग करना है। दूसरा, अपने खेत की मेड़ों की मजबूत मेड़बंदी करनी है ताकि वर्षा का पानी ज़मीन के नीचे जा सके और जो पहली सतह का पानी जो मैंने ख़त्म कर डाला पुनर्जीवित हो सके। तीसरी चीज़, खेतों की मेड़ों पर हमको पेड़ लगाने हैं। आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, इस पिछले 40 सालों में क्या हुआ। हमारे कृषि विभाग के वैज्ञानिक भी जानते हैं कि कुछ फसलें हमारी परपरागित होती है, यानी कि उनमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। और सभी लोग जानते हैं कि मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जो है परागण का काम करती थी, लेकिन आज मैं बता दूं, ना कहीं मधुमक्खी दिखाई देती, ना कहीं तितली दिखाई देती है। कारण ये है कि मैं फसल में इल्ली और माहू को मारने के लिए जब कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करता हूँ और फिर पीछे से तितलियाँ और मधुमक्खियाँ जब पराग लेने जाती हैं तो उनके लिए वो जहर की मात्रा पर्याप्त होती है, वो वापस अपने घर तक नहीं लौट पाती, रास्ते मर जाती। तो आप देखिए कि परपरागित फसलों में परागण की क्रिया का काम भी अवरुद्ध हो गया क्योंकि तितलियाँ और मधुमक्खियाँ नहीं हैं। तो जैव संपदा, जो जैव विविधता है, उसका संवर्धन करना है, एक एक जीव का संवर्धन करना है। प्रकृति के संपूर्ण जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण करना है। और इसी को मैं कहता हूँ जैविक खेती। जैविक खेती मतलब एक्चुअल क्या है? खेती अर्थशास्त्र का विषय है ही नहीं, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है और कृषि विज्ञान का विषय नहीं है, खेती आध्यात्म का विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस विश्वास के साथ जब हम आगे चलते हैं तो हमारा जैविक खेती हो सकता है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है।